चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं चैप्टर 8 का रिवीजन। सबसे पहले जो अपन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एसए 800। कौन सा देखने वाले हैं? एसए 800। देखिए एसए 800 किसकी बात करता है? जब ऑडिट किसकी हो रही है? कंप्लीट सेट ऑफ स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। एंगेजमेंट कैसा है? ऑडिट एंगेजमेंट कैसा है? कंप्लीट सेट ऑफ स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर। तो उस केस में ऐसे 800 का बोलता है कि आपको ध्यान रखना ये अभी भी एंगेजमेंट कैसा है? ऑडिट का एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट कैसा है? ऑडिट का एंगेजमेंट है। इसलिए आपको सारे स्टैंडर्ड्स आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा? सारे स्टैंडर्ड्स से आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। प्लस ये क्या बोल रहा है? ये एंगेजमेंट कैसा है? कुछ स्पेशल है, राइट। यहाँ पे जो ऑडिट एंगेजमेंट है वो किसका है? ऑन द स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके पे है? ऑन द स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो अपनी जो रिक्वायरमेंट दी हुई है, राइट, जो अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अपने जो सीरीज देखी है वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट दी हुई है, आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे नेसेसरी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा एज पर योर प्रोफेशनल जजमेंट, एज पर योर प्रोफेशनल जजमेंट। इसमें ऐसे 800 क्या करता है? ऑडिटर को गाइड करता है। ऐसे 800 ऑडिटर को गाइड करता है कि आप किस तरीके से अपना प्रोफेशनल जजमेंट को क्या करोगे? अप्लाई करोगे। अब देखिए स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क। अब देखिए स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क क्या हुआ? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिजाइन टू मीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ स्पेसिफिक यूजर्स। इसको अपन क्या बोलते थे? स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क। अपन ने जो पहले देखा किसके रिगार्डिंग देखी थी? रिक्वायरमेंट विद रेस्पेक्ट टू जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी अपन जो देखने वाले हैं वो देखने वाले विद रेस्पेक्ट टू स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कुछ स्पेसिफिक यूजर्स की फाइनेंशियल नीड्स को देखते हुए क्या किया गया है? उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया गया, उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अपन ने कुछ एग्जांपल देखे थे, जैसे कि कई अपन को कैश बेसिस अकाउंटिंग करने का बोल सकता है, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, या फिर कोई रेगुलेटर है, राइट, उसके कुछ प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो अपन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके बेसिस पे बनाने के लिए वगैरह बोल सकता है, बराबर। साथ में जैसे कि ना जो ट्रांजैक्शन पर्पस, जैसे कोई मर्जर एक्विजिशन वगैरह के लिए अपन भी क्या कर सकते हैं, कोई है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक चीज ध्यान रखना जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, राइट, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, कौन सा? ऐसे 800 कंप्लीट सेट ऑफ स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के केस में एप्लीकेबल है, राइट। अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट का केस है तो ध्यान रखना उसमें आपको ऐसे 805 से कंप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए अपन ने जो क्लास में जिस प्रोसेस में इस चीज को कवर किया था, अब अपन क्या करेंगे? थोड़ा सा फ्लो वैसा ही रखेंगे। अपन क्या करेंगे? थोड़ा सा फ्लो वैसा ही रखेंगे। मतलब स्पेशल चीजें जो ऑडिटर को क्या करनी होती है? एड्रेस करनी होती है। तो अपन स्टार्टिंग से एंड वाले देखेंगे। सबसे पहले एक्सेप्टेंस करते वक्त ऑडिटर को क्या है ना, स्पेशल चीजें एड्रेस करनी पड़ेगी, राइट, एक्सेप्टेंस के वक्त। दूसरा प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग करते वक्त, राइट, प्लान एंड परफॉर्म करते वक्त ऑडिटर को क्या स्पेशल चीजें कंसीडर करनी है। एंड लास्ट में जब ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म करेगा, कंक्लूजन क्या करेगा? फ्रेम करेगा, अपनी रिपोर्ट इशू करेगा, वहां पे ऑडिटर को क्या स्पेशल चीजें कंसीडर करनी है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं एक्सेप्टेंस के टाइम में ऑडिटर को क्या स्पेशल चीजें कंसीडर करनी है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो भी अपने रिक्वायरमेंट देखी थी अंडर SQC 1, SA 220, SA 210, ऑडिटर को वो तो रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी ही होती है, जैसे कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी क्या है, नेचर ऑफ ऑपरेशंस क्या है, नेचर ऑफ रिपोर्टिंग क्या है, ऑडिटर से क्या एक्सपेक्टेशन है, लॉ एंड रेगुलेशन की क्या है ना रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वगैरह है, राइट। क्या ऑडिटर के पास नेसेसरी कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज है या नहीं है, क्या ऑडिटर एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ऑडिटर को वो सारी चीजें तो कंसीडर करनी ही करनी है, राइट। इसके अलावा या फिर वहां पे क्या मॉडिफिकेशन करना है, फिर उस रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करते हुए ऑडिटर को क्या मॉडिफिकेशन करना है, ऑडिटर को क्या करना है यहाँ पे वो देखना है। तो ध्यान रखना वो वाली रिक्वायरमेंट सारी पूरी करनी है। उसके अलावा आपको क्या स्पेशल चीजें एड्रेस करनी है, क्या स्पेशल चीजें आपको एड्रेस करनी है। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है डिटरमाइनिंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, डिटरमाइनिंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। देखिए ऐसे 210 आपको बताता है, ऐसे 210 प्री कंडीशन आपकी होती है कि आपको देखना होता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, बराबर। अब अगर एक्सेप्टेबल होता है तो वेल एंड गुड, एक्सेप्टेबल नहीं होता है तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं? ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर अपन क्या करते हैं? मैनेजमेंट को कुछ चेंजेस करने का बोलते हैं। वो चेंजेस के बाद अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अपन क्या करते हैं? उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो अपन क्या करते हैं? उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है? ऐसे 210 से गाइडेंस लेनी है। अब देखिए ये वाली चीज 1 मिनट में डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक चीज समझिए। देखिए फॉर दिस पर्पज ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, राइट, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसके लिए ऑडिटर क्या चीजें है ना इवैल्यूएट करेगा। तो पहला तो पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा उसके इंटेंडेड यूजर्स, दूसरा उसका है ना इंटेंडेड यूजर्स, एंड तीसरा स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट टू डिटरमाइन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल, राइट। जो भी स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, कि किसकी है ना रिस्पांसिबिलिटी होती है? मैनेजमेंट की। और उसको एक्सेप्टेबल करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या है ना स्टेप्स लिए, मतलब क्या एडिशनल डिस्क्लोजर्स वगैरह है ना क्या करी है मैनेजमेंट दे दी है इन द स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, राइट। अब देखिए adequate reference to special purpose framework applied in preparation of the financial statement in the special purpose financial statement, right। जो भी आप फ्रेमवर्क क्या कर रहे हो अप्लाई करो, या फिर जिस फ्रेमवर्क के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने गए हैं आपको क्या करना है? उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर देना है इन द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये जो चीज है ये क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या बोल रहा है,
जो भी आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को लेकर जो डिसीजंस रहेंगे या फिर जो भी सर्कमस्टेंस है, राइट, उसका इंपैक्ट कहाँ जाता है, काफी बार अपने फॉर्म ऑफ ओपिनियन पे जाता है। कहाँ जाता है? फॉर्म ऑफ ओपिनियन पे जाता है, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे जाता है। अब देखिए जो ऐसे 210 की जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी क्या थी? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। क्या होनी चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वहां पे ऑडिटर क्या करता है? इनिशियली कम्युनिकेट करता है विद द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी क्या कि ऑडिटर की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका फॉर्म कंटेंट वगैरह क्या रहने वाला है, उसके फॉर्म कंटेंट क्या रहने वाला है, या फिर कोई स्पेशल चीज जिसको ऑडिटर क्या करने वाला है, एड्रेस करने वाला है। ऑडिटर क्या करता है? उसको पहले ही उस समय क्या करता है? कम्युनिकेट करता है, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं हो। अब ध्यान रखना, यहाँ पे अपन कुछ चीजें डील करने वाले हैं विद रेस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर वो चीजें क्या होती है? एप्रोप्रिएट, राइट। अगर वो चीजें क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, तो उसका इंपैक्ट कहाँ जाता है? हमारे ऑडिट रिपोर्ट पे, हमारे फॉर्म ऑफ ओपिनियन पे जाता है। तो ऑडिटर क्या करेगा? बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिटर क्या करेगा? वो वर्डिंग्स, वो फ्रेजेस मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करेगा, राइट। वो क्या करेगा? उसको उसी समय कम्युनिकेट करेगा। इसलिए आपने लिखा है इट्स इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म कंटेंट कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट। बिफोर एक्सेप्टेंस अपन क्या करते हैं? इन चीजों को उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसको अपन कहाँ डालते हैं? टर्म्स ऑफ जो एंगेजमेंट होती है, राइट। हमारे जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर होता है अपन क्या करते हैं? उसको वहां पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब जो अपन जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं वो अपन देखने वाले हैं, इस पे आपको डिटेल केस स्टडी देखने को मिल सकती है। आई एम नॉट श्योर कि इंस्टीट्यूट इतना डिटेल में जाएगी या नहीं जाएगी, पर ध्यान रखना ये जो कंसेप्ट है, ये सिमिलर कंसेप्ट आपको ऐसे 805 में भी देखने को मिल सकता है, सिमिलर वहां पे भी अप्लाई होता है, ऐसे 810 में भी अप्लाई होता है। अगर सिंपल सी बात करें तो जब भी अपन क्या करते हैं, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हैं तो ये चीजें एप्लीकेबल होती है। अभी तक ये चीजें अपन ने इसलिए नहीं देखी थी क्योंकि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में जो नॉर्मली जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, नॉर्मली क्या होता है? वो एक्सेप्टेबल होता है। वो कोई होता है ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईसीआई वगैरह ने क्या किया है, उसको सेटअप किया है, लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर क्या किया है, सेटअप किया गया है, इसलिए नॉर्मली क्या होता है? एक्सेप्टेबल होता है। तो वहां पे अपन को ये चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अपन को यहाँ पे उसको देखने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए क्या बोल रहा है। अब ये सारी चीजें क्या दी हुई है ऐसे, ये सारी चीजें ऐसे 210 में दी हुई है। जो ऐसे 800 सीरीज है इसको क्या करी है? फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? उसका इंपॉर्टेंस है। अब देखिए ऐसे 210 बोलता है कि जब भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबिलिटी देखते हो तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या कि जो उसके इंटेंडेड यूजर्स है उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स क्या है, क्या वो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क उस नीड्स को कंप्लाई कर रहा है। सबसे पहले अपन वो चीज देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं, ये क्या बताता है ऐसे 210 कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं अगर वो किसने एस्टेब्लिश किए हैं, किसी ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ने किया है, तो नॉर्मली क्या होते हैं? एक्सेप्टेबल होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं? एक्सेप्टेबल होते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन प्रिस्क्राइब एनी अंडर लॉ रेगुलेशन टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ दैट रेगुलेटर इज नॉर्मली एक्सेप्टेबल। ये क्या बोल रहा है? अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन क्या कर रहा है, कोई ऐसे प्रोविजन वगैरह बता रहा है जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने हैं, तो नॉर्मली वो भी क्या होता है? एक्सेप्टेबल होता है। जैसे कि मान लीजिए सेबी बता रहा है लिस्टेड एंटिटी को फॉर देयर ओन पर्पस, राइट। तो नॉर्मली वो जो प्रोविजन होंगे जिसके बेसिस पे एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी फॉर द सेबी, वो नॉर्मली क्या होते हैं? एक्सेप्टेबल होते हैं। ऑडिटर को वहां पे चीजें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है, राइट। नॉर्मली क्या होते हैं? एक्सेप्टेबल होते हैं। अभी आगे कुछ और सिचुएशन बता रहा है। अभी बता रहे हैं जो लॉ एंड रेगुलेशन या फिर जो रेगुलेटरी बॉडी अगर क्या बता रहा है, कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन वगैरह बता रहे हैं, ये उसकी बात कर रहा है क्या? इफ सच एफआरएफ इज बेस्ड ऑन ऑथराइज्ड स्टैंडर्ड बट विद सम एडिशनल रिक्वायरमेंट, राइट। सभी बोलता है कि आपको क्या करना है? फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग आपको जो करनी है या फिर जो स्टेटमेंट बनाने हैं, ये आपको है ना इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाने, बट इन स्टैंडर्ड्स के साथ में आपको क्या करना है? इन रिक्वायरमेंट से भी क्या करना है? कंप्लाई करना। आपको क्या करना है? इन रिक्वायरमेंट से भी आपको कंप्लाई करना है। तो ऑडिटर को वहां पे चेक करना पड़ता है कि जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है क्या वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह तो नहीं है, राइट। जो मैनेजमेंट जो रेगुलेटरी बॉडी जो एडिशनल रिक्वायरमेंट बोल रही है, राइट, क्या वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह तो नहीं है। अगर है राइट, किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड पे। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो आस्क मैनेजमेंट टू गिव एडिशनल डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मिटिगेट सच अ मिसलीडिंग नेचर, राइट। अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो आप क्या करोगे? मैनेजमेंट को बोलेगी कि आप क्या करिए, वहां पे एडिशनल डिस्क्लोजर दीजिए इन ऑर्डर टू मिटिगेट सच अ मिसलीडिंग नेचर। प्लस रेफर इन ऑडिट रिपोर्ट। जब भी देखिए स्टैंडर्ड ही बोल रहा है कि आपको क्या करना है, उस केस में आपको ऑडिट रिपोर्ट में इसका रेफरेंस देना पड़ेगा। पहला तो जो डिस्क्लोजर दिया है मैनेजमेंट ने, पहला तो उसका। दूसरा इवैल्यूएट यूज ऑफ फ्रेजेस प्रेजेंट्स फेयरली और नॉट। ऑडिटर वहां पे देखता है कि क्या ऑडिटर ये जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट्स फेयरली या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या इस फ्रेजेस का यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये देखिए इसका इंपैक्ट कहां जा रहा है? हमारी ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट पे जा रहा है। ये जो सर्कमस्टेंस है इसका इंपैक्ट कहां जा रहा है? हमारे ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट पे जा रहा है। इसलिए ऑडिटर क्या करता है? इस चीज को पहले ही मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है। अब एक और स्पेशल केस, audit report prescribed by law and regulation on terms significantly different from the requirement of a standards on auditing, right। जो रेगुलेटरी बॉडी है या फिर जो भी लॉ एंड रेगुलेशन है, जो भी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दिया है, राइट, वो क्या करता है? आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी क्या कर रहे हैं? प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। या फिर सिंपल से कहें जो लॉ एंड रेगुलेशन है, राइट, जो आप ऑडिट एंगेजमेंट ले रहे हो वहां पे जो भी लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, राइट, वो क्या कर रहा है? आपके ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट क्या कर रहे हैं? प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जो क्या है? जो स्टैंडर्ड्स है, राइट, उससे क्या है? सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, राइट, उससे क्या है? सिग्निफिकेंटली क्या है? डिफरेंट है, बराबर। देन ऑडिटर सेल इवैल्यूएट whether user might misunderstand assurance obtained. If yes,
वेदर एडिशनल एक्सप्लेनेशन कैन मिटिगेट सच अ मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर एडिशनल डिस्क्लोजर देके ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव किया जा सकता है तो ऑडिटर क्या करेगा, यस गिव एडिशनल डिस्क्लोजर। अगर नहीं है देन ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। पर ध्यान रखना कि लॉ रेगुलेशन क्या कहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि आपको ऐसी ऑडिट लेनी है, तो ध्यान रखना उस केस में आप स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का रेफरेंस नहीं दोगे, उस केस में आप स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का रेफरेंस नहीं दोगे। तो देखिए गाइस अपन ने बहुत डिटेल में इस चीज को कवर कर लिया है। अब आगे इस स्टैंडर्ड में इन चीजों का यहाँ पे भी रेफरेंस आएगा, अपन इस चीज को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास में भी अपन इस चीज को इतना ही डिटेल में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी इतना ही डिटेल में डिस्कस किया है, राइट, क्योंकि ये चीज हो सकता है आपको पहले कभी देखने में नहीं आई हो। तो अब इस चीज में अगर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन आती है तो आपको पूरे नंबर यहाँ से लेके आने। अभी क्या बोल रहा है, इफ प्रिपेयर्ड एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेक गाइडेंस ऑफ एसे 210, मतलब अपन देखते हैं जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए, एसे 210 बता दो कंपेरेबल होने चाहिए, वो न्यूट्रल होने चाहिए, राइट, उसमें टर्मिनोलॉजी कैसे यूज हो रही है, क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो कंप्लीट है, राइट। ऑडिटर क्या करता है, इनके बेसिस पे देखता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रखना जो अपने जो बेसिक चीजें थी, जो पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, जो इंटेंडेड यूजर्स की इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, ऑडिटर क्या करता है उन चीजों के साथ में इन चीजों को भी कंसीडर करता है। क्लियर। अब स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ खास नहीं है, अब बढ़ाइए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। अब यहाँ पे ऑडिटर को सारे ही स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना है, बट अपन देखने वाले हैं कुछ स्पेशल चीजें, अपन देखने वाले हैं कुछ स्पेशल चीजें जो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अलग से एड्रेस करनी पड़ेगी, या फिर वहां पे क्या करना पड़ेंगे, रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा एज नेसेसरी। पहला जो चीज है वो है एसए 320। अब देखिए जब अपन मटेरियलिटी सेट करते थे इन केस ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पे अपन क्या देखते थे, कॉमन फाइनेंशियल नीड्स देखते थे, क्या देखते थे, कॉमन फाइनेंशियल नीड्स। अब यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स, जो स्पेसिफिक यूजर्स है उनकी है ना इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, उसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, मटेरियलिटी को सेट किया जाएगा। क्लियर। दूसरा जो आता है एसए 260, वो आपको किसकी बात करता है, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। तो यहाँ पे ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे, अब देखिए वहां पे अपन टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट क्यों करते थे, क्योंकि वहां पे उनकी है ना अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो यहाँ पे ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एसए 260 की रिक्वायरमेंट को कंसीडर करेगा। अब अगर ध्यान रखना अगर आप जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो तो ये स्टैंडर्ड एज इट इज एप्लीकेबल रहता है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट। नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्या है, ऐसे 315 क्या बोलता है, साथ में ऐसे 300 भी बोलता है, जब अपन क्या करते हैं स्ट्रेटेजी वगैरह सेट करते हैं, बराबर, कि एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह क्या है, और जब अपन क्या करते हैं एंटिटी के एनवायरमेंट या फिर उसके जो इंटरनल कंट्रोल की जब अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, तब हम क्या करते हैं एंटिटी के अकाउंटिंग पॉलिसीज की क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला तो जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, मतलब जो प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, या फिर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है कोई प्रोविजन प्रिस्क्राइब एनी रेगुलेटरी बॉडी वगैरह, आप क्या करते हो, पहले तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हो, राइट, पहले तो आप क्या करते हो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस क्या है, अगर कोई सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ली जा रही है, राइट, अगर कोई क्लॉज है, राइट, जिसके क्या है मल्टीपल रीजनेबल इंटरप्रिटेशन क्या है पॉसिबल है, राइट, मल्टीपल रीजनेबल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, और उसके कारण क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ सकता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, राइट। अगर वहां पे क्या होता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन, राइट। अगर मैनेजमेंट ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ले रहा है तो ऑडिटर क्या करता है, पहले तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेता है, दूसरा ध्यान रखना उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर भी होना चाहिए इन द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड का होल्ड करिए। ओके, थोड़ा सा है ना ये प्रिंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डोंट वरी, आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो इस स्टैंडर्ड का सबसे जो लास्ट सेक्शन है वो कौन सा है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले आपको देखना है क्या जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है क्या उसका एडिक्वेट रेफरेंस दिया गया है या नहीं दिया गया है। दूसरा, जो भी सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन दिए हैं मैनेजमेंट ने इन द प्रिपरेशन ऑफ द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर लिए हैं इफ एनी, राइट, अगर लिए हैं तो क्या उसका एडिक्वेट रेफरेंस दिया है या नहीं दिया है इन द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको डिटेल में देखेंगे क्या है, रेफरेंस ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क इन ऑडिट रिपोर्ट अंडर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ये अपन ऐसे 706 में भी देखा था, राइट, ये अपन ऐसे 706 में भी देखा था। अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अगर बेसिस पे देना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं तो ऑडिटर को क्या करना होता है, एज पर ऐसे 706 उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है, जिसकी अपन हेडिंग क्या देखी थी, उसकी हेडिंग होती है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसकी हेडिंग क्या होती है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। फिर इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, रेफर पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटेंडेड यूज, ये भी अपन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या करते हैं, ये भी अपन चीजें बताते हैं। फिर देखिए क्या बोल रहा है, इफ अ स्पेशल point reported in audit report of a general purpose financial statement may also be reported in audit report of a special purpose financial statement under other matter paragraph as per SS 706। अब ध्यान रखना, अगर आपने जैसे कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपने जो ऑडिट करी है वहां पे आपने समझ लीजिए कोई है ना मटेरियल अनसर्टेनिटी को क्या किया है, रिपोर्ट किया, राइट, क्या किया है, मटेरियल अनसर्टेनिटी को रिपोर्ट किया है। तो ड्यू टू द रेलेवेंस, ड्यू टू द इंपॉर्टेंस, राइट, आपको हो सकता है यहाँ पे भी आपको उसको रिपोर्ट करना हो, तो रिपोर्ट कहाँ पे होगा, वो रिपोर्ट होगा अदर मैटर पैराग्राफ में, राइट। रिपोर्टिंग कहाँ होगी, उसकी अदर मैटर पैराग्राफ में उसकी रिपोर्टिंग होगी। क्यों होगी, एज पर SS 706। ये आपके इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, राइट। फिर ध्यान रखना, एप्रोप्रिएट हेडिंग फॉर
रिपोर्टिंग ऑफ एसपीएफ दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एंड लास्ट वन क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। ये अपन क्लियरली बताते हैं, पहले तो ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, राइट, ये आपके दूसरों के लिए यूज नहीं होंगे। दूसरा अपन क्या करते हैं, जो हमारे जो ऑडिट रिपोर्ट होते हैं, राइट, उस पर भी क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या करते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन वाला क्लॉज लगाते हैं, राइट। मतलब जो इंटेंडेड पार्टी है हमारी ऑडिट रिपोर्ट उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से अपना ऐसे 800 होता है कंप्लीट। अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट ऐसे 805। कौन सा शुरू करते हैं, नेक्स्ट ऐसे 805। अब ये कब एप्लीकेबल होता है, इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट और स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनी स्पेसिफिक अकाउंट, मतलब आपको अकाउंट बैलेंस की आपको सिर्फ है ना ऑडिट एंगेजमेंट मिल रहा है, या फिर कोई है ना स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, या फिर बैलेंस शीट हो गया, या फिर कोई पीएनएल, राइट, अगर उसका ऑडिट एंगेजमेंट है, राइट, सिर्फ अगर उसका ऑडिट एंगेजमेंट है तो उस केस में ध्यान रखना आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 805 से कंप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे 805 इसमें फर्दर बोलता है क्या, ध्यान रखना अभी भी जो एंगेजमेंट है वो किसका है, ऑडिटिंग का है ना एंगेजमेंट है। ध्यान रखना किसका एंगेजमेंट है, ऑडिटिंग का एंगेजमेंट है। मतलब आपको अभी भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने होंगे, आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेना होगा, आपको हर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना होगा, अनलेस एनी स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल या फिर एनी रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर, राइट। ये ऐसे 200 का रेफरेंस दिया जा रहा है। पहली चीज तो ध्यान रखना क्या बोल रहा है, ऑल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल, साथ में ध्यान रखना बोथ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कवर्ड हियर, बराबर। मतलब अगर आप स्पेसिफिक एलिमेंट कोई अगर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बने हैं तो आपको दोनों स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना होगा। पहला तो ऐसे 800 एंड दूसरा ऐसे 805। अगर ऐसे 800 की स्पेसिफिक बात करूं तो आपको कुछ चीजें आपको स्पेसिफिकली आपको देखना पड़ेगा। पहला तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, राइट, आपको वो चीज साइज वापस से देखनी पड़ेगी। दूसरा रिस्ट्रिक्शन वाला क्लॉज आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है एज पर जनरल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क वो भी यहाँ पे कवर्ड होगा, अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क तो वो भी यहाँ पे कवर्ड है। क्लियर। फिर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। अब ये बोल रहा है इस टाइप की ऑडिट में आपको क्या है ना एडिशनल चीजें या फिर आपको क्या स्पेशल चीजें आपको एड्रेस करनी है। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं एक्सेप्टेंस के टाइम में आपको क्या एडिशनल चीजें आपको एड्रेस करनी होती है। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको एमसीक्यू या फिर 2 से 4 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को भी आपको मिल सकता है। देखिए क्या बोल रहा है, ऑडिटेड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन ऑडिट एंगेजमेंट एज पर ऐसे 805। ये ऐसे 805 बोलता है खुद। क्या बोल रहा है कि अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपने ऑडिट करी है तो आप स्पेसिफिक एलिमेंट, साथ में मैं बोलने वाला हूं एटसेट्रा में सारा रिवाइज रिपीट नहीं करने वाला हूं, आप जो स्पेसिफिक एलिमेंट है आप क्या कर सकते हो उसकी ऑडिट कर सकते हो, आप उसकी ऑडिट कर सकते हो। क्लियर। ये कौन बोलता है, ऐसे 805। ऐसे 805 क्या बोलता है, अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं करी है, अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं करी है, देन इट इज एडवाइजेबल नॉट टू एक्सेप्ट सच ऑडिटर एंगेजमेंट, राइट। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिसेबल नहीं है, राइट। ऐसे 805 क्या बोलता है कि अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं करी है तो आप स्पेसिफिक एलिमेंट एटसेट्रा उसकी ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट मत करना। क्यों, क्योंकि ये प्रैक्टिसेबल नहीं है, राइट। तो ये ऐसे 805 का है आपको एडवाइस दे रहा है, ये क्या है, ये प्रैक्टिसेबल नहीं है, इसलिए आपको ऐसे एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। अब देखिए उसके रीजंस बताता है। रीजन क्या बोलता है, ये प्रैक्टिसेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑडिटर को बेसिकली इवैल्यूएट करना होता है। अभी क्या बोल रहा है, ऐसे 805 के अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेबल क्यों नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे 805 बोलता है कि ध्यान रखना ये ऑडिट का एंगेजमेंट है, इसका मतलब सारे ही स्टैंडर्ड्स क्या है, एप्लीकेबल है, आपको हर स्टैंडर्ड की हर रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, पहला चीज। दूसरा क्या बोल रहा है, एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सम स्टैंडर्ड इज डिसप्रोपोर्शनेटेड टू सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट। जैसे कि ऐसे 240 की बात कर लेते हैं, या फिर ऐसे 250 की बात कर लेते हैं, या फिर जो ऐसे 555, 65, 70 वाले जो स्टैंडर्ड्स है, यहाँ पे जो एफर्ट्स लगते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं, तो यहाँ पे वो रेलेवेंट नहीं होंगे। अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करी है तो आपको उसके रिगार्डिंग आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, आपको सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन ही आपको क्या करनी है, लेनी है, बराबर। तो ये क्या बोल रहा है, अगर आपने उसकी ऑडिट नहीं करी है तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड है जहां पे एफर्ट्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, जो क्या होंगे इस एंगेजमेंट के लिए डिसप्रोपोर्शनेट होंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम होते हैं वो क्या होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं एंड नॉट इन आइसोलेशन, which may require to obtain evidence regarding other which will increase the auditor's work। अपन ने आपको चीज डिस्कस की थी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, राइट। इसके लिए आप हो सकता है आपको दूसरे आइटम के रिगार्डिंग भी आपको क्या होनी चाहिए, आपको एडिशनल आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़े, राइट। जो अगेन आपका क्या करेगा, वर्क बढ़ा देगा, क्योंकि आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं करी तो आपको उसके लिए आपको अलग से ऑडिट एविडेंस आपको लेने पड़ेंगे। क्लियर। फिर क्या बोल रहा है, आपने जितनी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम आपको जो नॉलेज मिलता है विद रिस्पेक्ट टू एंटिटी, इस एनवायरमेंट, इस इंक्लूडिंग कंट्रोल, जनरल ऑडिट एविडेंस, राइट, वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए ऐसे 805 बोलता है कि ये सारे मल्टीपल रीजन है, इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं करी है तो आप ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करिए, आप ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट है, आपको यहाँ पे अभी भी रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, आपको यहाँ पे अभी भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब काफी बार ये जो होते हैं
जैसे कि जनरल पर्पस जो फ्रेमवर्क जिसकी अपन बात करते हैं वो काफी बार कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, ना कि कोई ना स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो उस केस में ऑडिटर आपको देखना पड़ेगा ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो उसके लिए ऑडिटर देखेगा क्या उसका प्रेजेंटेशन एडिक्वेट है, क्या उसमें एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए गए हैं, क्या वहां पे साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या वहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है टू कन्वे इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एलिमेंट एटसेट्रा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? स्पेसिफिकली चीजें ये चेक करोगे। अब जो नेक्स्ट चीज आती है प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। अब यहाँ पे अगेन आपको सारे स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना है, राइट। ऐसे 200 से लेके ऐसे 720 तक आपको सारे स्टैंडर्ड से आपको कंप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो स्पेशल चीज आपको एड्रेस करनी है या फिर आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल अपने साथ डिस्कस करता है, जैसे कि सेटिंग ऑफ मटेरियलिटी, बराबर। अब ध्यान रखना जब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अपन क्या करते हैं मटेरियलिटी सेट करते हैं तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं कंसीडर करके अपन सेट करते हैं। पर यहाँ पे आपको स्पेसिफिक एलिमेंट या फिर स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसीडर करके आपको क्या करना पड़ेगी? मटेरियलिटी सेट करनी पड़ेगी, जो नॉर्मली क्या होती है लोअर होती है एज कंपेयर टू कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके लिए हो सकता है आपको ऑल एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़े। दूसरा क्या बोल रहा है? रिक्वायरमेंट ऑफ एसे 260। आपको यहाँ पे देखना है ये जो स्पेसिफिक एलिमेंट है या फिर जो स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग अथॉरिटी किसकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से होगी। फिर क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट चीज, कैन यूज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड during audit of complete set of financial statement provided sufficient appropriate audit evidence is obtained for such a engagement। देखिए ये क्या बोल रहा है कि आपने जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब ऑडिट करते हो जो भी आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए थे आप उसको यूज कर सकते हो, बट उसको यूज करने से पहले या फिर उसको यूज करने के बाद में आपको प्रोफेशनल जजमेंट लेना है क्या मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं फॉर द ऑडिट ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। एंड ये क्या बोला है साथ में आगे ऐसे 805 बोलता है ऑडिटर मे नीड टू ऑब्टेन एविडेंस फॉर इंटर रिलेटेड आइटम्स, राइट। जो दूसरा आइटम है जिसके ऊपर आपके स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एलिमेंट क्या है इंटर रिलेटेड है, तो आपको हो सकता है दूसरी चीजों के भी लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। अब देखिए ये बात करता है ओपिनियन फॉर्म कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। सबसे पहले बोल रहा है ऐसे 210 का रेफरेंस देता है, ध्यान रखना आपका जो भी फॉर्म कंटेंट रहने वाला है या फिर जो भी है ना आपके जो वर्डिंग्स ऑफ ओपिनियन रहने वाले हैं दैट शैल बी इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, क्लियर। अब यहाँ पे ऑडिटर को सबसे पहले कंसिडर करना होता है इवेल्युएट फॉर्म ऑफ ओपिनियन वेदर फ्रेजेस प्रेजेंट्स फेयरली और ट्रू एंड फेयर व्यू कैन बी यूज्ड और नॉट, राइट। अब यहाँ पे ऑडिटर क्या फैक्टर ना कंसीडर करता है जब ऑडिटर देखता है क्या ये इन फ्रेजेस का यूज किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, उसके लिए ऑडिटर क्या किन चीजों को कंसीडर करता है। तो सबसे पहले ऑडिटर देखता है जो AFRF अप्लाइड किया गया है क्या वो एक्सप्लिसिटली या फिर इम्प्लिसिटली, राइट, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। दूसरा स्पेसिफिक एलिमेंट एटसेट्रा कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ AFRF relevant to specific element including disclosure। दूसरा एडिशनल डिस्क्लोजर टू अचीव अ फेयर प्रेजेंटेशन। इसके बेसिस पर ऑडिटर को देखना होता है क्या ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू या फिर प्रेजेंट्स फेयरली राइट फ्रेजेस यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है। जो भी ऑडिटर का डिसीजन रहता है ध्यान रखना इनिशियल बेसिस राइट एक्सेप्टेंस बेसिस पे ही ऑडिटर क्या करता है उसको कम्युनिकेट करता है विद द TCWG एज पर ऐसे 210 इन द एंगेजमेंट लेटर। अब देखिए क्या बोल रहा है फॉर्म ऑफ ओपिनियन। इसमें बेसिकली सिंपल सी चीज आप इवेलुएट करते हो कि आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले, क्या आपको रीजनेबल लाइसेंस मिला नहीं मिला, राइट, क्या कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट वगैरह तो नहीं है। दूसरा आप देखते हो क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है। अभी क्या बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजें देखना, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए क्या बोल रहा है certain matter included in audit report on complete set of financial statement may also be required to be reported in audit report of specific element etc due to their significance and relevance and interrelation etc under other matter paragraph in audit report of a specific element, राइट। ध्यान रखना ये अपन कुछ चीजें देखने वाले हैं, राइट। अगर ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर ये चीज आपने रिपोर्ट करी है तो आपको इसका रेफरेंस क्या करना पड़ेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या करना पड़ेगा इसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। क्यों? ड्यू टू देयर सिग्निफिकेंस देयर रेलेवेंस एंड देयर इंटररिलेशन। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है अगर आपने कोई मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है या फिर आपने कोई एम्फेसिस ऑफ या फिर अदर मैटर पैराग्राफ क्या किया है आपने रिपोर्ट किया है या फिर आपने कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या करी है रिपोर्ट करी है या फिर अदर इंफॉर्मेशन राइट जो ऐसे एज पर ऐसे 720 थी वहां पे क्या है अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपने क्या किया है रिपोर्ट किया है तो आप क्या करोगे उसका रेफरेंस आप क्या करोगे यहाँ पे भी दोगे। ये है ना स्टैंडर्ड बोलता है कि ये चीजें क्या है अपने आप में सिग्निफिकेंट है इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऐसी चीज आपने क्या करी है ऑन द ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर ऐसी चीजें थी तो आप क्या करोगे उसका रेफरेंस आप क्या करोगे अपने इस ऑडिट रिपोर्ट में भी दोगे, क्लियर। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। देखिए यहाँ पे अपने ब्रैकेट में आगे मैंने लिखा है क्वालिफाइड ओपिनियन में है तो अपन इस तरीके से रेफरेंस देंगे। दूसरा ध्यान रखना अगर आपकी
जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है वहां पे क्या है, एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। तो जो एज पर ऐसे 705 राइट, ऐसे 705 है वो क्या बोलता है, सेम ऑडिटर रिपोर्ट पे ध्यान रखना अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं हो सकता है। सेम ऑडिटर रिपोर्ट में अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं हो सकता है, बराबर, ये जनरल चीज थी। अब यहाँ पे ऐसे 805 इसको और फर्दर एलिब्रेट करता है, इसको ऐसे 805 फर्दर एलिब्रेट करता है। आपको सिमिलर चीज ऐसे 705 में भी देखने को मिलती है, बट वहां पे चीज बहुत छोटी सी है। यहाँ पे ऐसे 805 उसको फर्दर एलिब्रेट करता है। क्या बोलता है कि ध्यान रखना, अगर ऑडिट किसकी हो रही है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट किसकी हो रही है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हो रही है, और आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपने क्या क्या है, एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, तो उस केस में ध्यान रखना, कैन नॉट इश्यू अनमॉडिफाइड ओपिनियन एज इट इज कंसिडर्ड मेजर पोर्शन। इसको क्या माना जाता है, मेजर पोर्शन माना जाता है ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करोगे। क्लियर। फिर देखिए इसके बाद क्या बोलता है, अगर कोई ऑडिट किसकी है, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट वगैरह, कोई अकाउंट बैलेंस वगैरह की क्या है, ऑडिट वगैरह हो रही है, तो उस केस में नॉर्मली अनमॉडिफाइड ओपिनियन नॉट अलाउड। नॉर्मली तो अलाउड नहीं है, ऐसे 705 क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, बट यहाँ पे इसको फर्दर एलिब्रेट किया गया है। हाउएवर इफ फॉलोइंग ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, इफ फॉलोइंग ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड ऑडिटर कैन इश्यू अनमॉडिफाइड ओपिनियन, राइट, ऑडिटर कैन इश्यू अनमॉडिफाइड ओपिनियन। पहला तो नॉट प्रोहिबिटेड अंडर लॉ एंड रेगुलेशन, राइट, पहला तो लॉ एंड रेगुलेशन इसके रिगार्डिंग कोई प्रोहिबिशन नहीं लगा रहा है। दूसरा, नॉट पब्लिश्ड टुगेदर विद द ऑडिट रिपोर्ट कंटेनिंग एडवर्स ऑडिट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, दोनों रिपोर्ट साथ में पब्लिश नहीं होगी। एंड तीसरा, इट इज नॉट अ मेजर पोर्शन, इट इज नॉट अ मेजर पोर्शन। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी ध्यान रखना आप एलिमेंट पे, राइट, अगर एलिमेंट की ऑडिट है तो उस पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड जिसका अपन रिवीजन करने वाला है वो है एसए 810। कौन सा है, एसए 810 कौन सा है, ऑडिट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा है, ऑडिट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन ध्यान रखना अभी भी ऑडिट का एंगेजमेंट है, आपको सारे स्टैंडर्ड से आपको कंप्लाई करना है। अब जो स्पेशल चीजें जो ऑडिटर को एड्रेस करनी है इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला एक्सेप्टेंस करते वक्त, दूसरा फॉर्मिंग एन ओपिनियन टाइम, एंड लास्ट वन रिपोर्टिंग। ध्यान रखना जो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग वाला है वो भी अपने क्या क्या है इसमें इंक्लूड कर दिया, राइट। ऑफ कोर्स वहां पे भी आपको कुछ चीजों को एड्रेस करना होता है, तो अपन ऑलरेडी क्या क्या है उन चीजों को यहाँ पे भी कवर किया है। अब देखिए एक्सेप्टेंस करते वक्त जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, एसए 805 एडवाइज करता था, एसए 810 क्या बोल रहा है, एज पर एसए 810 कैन एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट ओनली व्हेन ऑडिटेड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपने ऑडिट करी है तभी ध्यान रखना उससे जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं उसकी आप ऑडिट कर सकते हो, अदरवाइज आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते हो। एसए 810 क्लियरली बोलता है कि आपको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल सकता, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकता अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जा रहा है, अगर आपने क्या क्या है उसकी ऑडिट नहीं करी है तो आपको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल सकता है। क्लियर। अब अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करी है, राइट, पहला है ना क्राइटेरिया है ना फुलफिल होता है, तो जो दूसरा क्राइटेरिया है ऑडिटर को देखना होता है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या वो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या रहता था, अप्लाइड क्राइटेरिया। यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या रहता था, क्राइटेरिया, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट क्या करी है, इंफॉर्मेशन को समराइज करी, इंफॉर्मेशन को क्या करी है, समराइज करी है। अपन उस क्राइटेरिया को देखते हैं क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, क्या वो क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं। क्लियर। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, यहाँ पे भी हमारे फॉर्म ऑफ ओपिनियन थोड़ा सा अलग होता है, हमारे फॉर्म एंड कंटेंट में इसका कुछ इफेक्ट जा सकता है, तो अपन क्या करते हैं उसको इनिशियल बेसिस पे मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब देखिए जो फैक्टर्स ऑडिटर कंसीडर करेगा व्हेन एवेल्यूएटिंग जो क्राइटेरिया है क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, पहला तो नेचर ऑफ एंटिटी, दूसरा पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड लास्ट वन क्राइटेरिया अप्लाइड विल रिजल्ट इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग। मतलब इंफॉर्मेशन को इस तरीके से समराइज करी जा रही है, इतनी है ना रेलेवेंट या फिर इतनी एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि एटलीस्ट वो क्या है मिसलीडिंग नहीं है। यहाँ पे रिस्क क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को क्या किया जा रहा है, समराइज करी जा रही है, यहाँ पे लिमिटेड डिस्क्लोजर दी जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होती है रिस्क बढ़ जाती है। इसलिए ऑडिटर को देखना होता है जो अप्लाइड क्राइटेरिया है, राइट, वेदर दैट विल रिजल्ट इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग। अब देखिए इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज, इसको थोड़ा सा अच्छे से सुनना, इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज क्राइटेरिया अप्लाइड विल बी जनरली एक्सेप्टेबल, राइट। ये अपन को कुछ सर्कमस्टेंस बता रहा है, सारे सर्कमस्टेंस आपको देखना है, कोई एक सर्कमस्टेंस नहीं है, सारे सर्कमस्टेंस आपको देखने हैं। अगर ये सारे क्या है इन द गिवन ऑडिट एंगेजमेंट है, राइट, इन द गिवन ऑडिट एंगेजमेंट है, तो उस केस में क्या होता है, क्राइटेरिया होते हैं, क्या होता है एक्सेप्टेबल होते हैं, क्या होता है क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल होते हैं। और ये चीज ध्यान रखना ऑडिटर इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक क्या करता है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है, क्या करता है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है। आगे आपको इसी चीज पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अब देखिए क्या चीज है, क्या चीज देखी जाएगी, पहला तो देखेंगे क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो क्लियरली बता रहे हैं उसका समराइज नेचर, एंड दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहली चीज। दूसरा क्लियरली डिस्क्राइब वेयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल अनलेस रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। एक सेकंड का होल्ड करिएगा। ओके, अनलेस रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन।
मतलब मैनेजमेंट को क्लियरली बताना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में देने होते हैं, या फिर बताता है कि कैसे है ना यूजर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट इज आल्सो विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी, दैट आल्सो विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। पर ध्यान रखना लॉ एंड रेगुलेशन क्या करता है, इस चीज को मना करता है। लॉ एंड रेगुलेशन इसको मना करता है, तो ध्यान रखना उस चीज को भी मैनेजमेंट को क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है इन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? तो ऑडिटर को क्या होता है, बेसिकली इन चीजों को चेक करना होता है। फिर ये देखिए क्या बोल रहा है, डिस्क्लोजर क्राइटेरिया अप्लाइड, ऑफ कोर्स सिमिलर टू, आपको बताना होता है क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपने क्या क्या है यूज किया है। फिर ये क्या बोल रहा है, एप्रोप्रिएट एग्रीगेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन सो दैट summary financial statement are not misleading, so that summary financial statement are not misleading। फिर क्या बोल रहा है, can be recalculated with the audited financial statement, राइट। ऑडिटर देखता है जो भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या उसको रिकैलकुलेट किया जा सकता है, क्या उसको रिकंसल किया जा सकता है विद द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। ऑडिटर क्या करता है, उस पर बेसिकली प्रोसीजर परफॉर्म करता है, उसको वापस से क्या करता है, रिकैलकुलेट वगैरह भी करता है। अब जो नेक्स्ट चीज है, अगर ऑडिटर ने वंस डिटरमाइन कर लिया कि जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं, क्या है ये एक्सेप्टेबल है, तो जो नेक्स्ट चीज आती है वो कौन सी आती है, ऑब्टेनिंग एग्रीमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट that it acknowledge and understand its responsibility for the preparation of the summary financial statement as per applied criteria। ये ध्यान रखना, ये सब यहाँ पे अपन स्पेसिफिकली इसको ऐसे 18 में देख रहे हैं, पर ध्यान रखना जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं, राइट, जो एंगेजमेंट लेटर होता है दोनों ही स्टैंडर्ड्स में ना ये चीज होती है, राइट। यहाँ पे अपन उसको स्पेसिफिकली देख रहे हैं। अभी क्या बोल रहा है, understand its responsibility to make audited financial statement available to users without undue difficulty unless law and regulation provide otherwise। ये सेम अगर ऊपर वाला कंसेप्ट है लॉ एंड रेगुलेशन वाला। अब ध्यान रखना जो फोकस किस पे है, विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी, मतलब इजी प्रोसेस होना चाहिए। अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकम्पेन नहीं है तो ध्यान रखना इजी प्रोसेस होना चाहिए उसको ऑब्टेन करने का। इंक्लूड ऑडिट रिपोर्ट इन डॉक्यूमेंट वेयर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड एंड दैट इंडिकेट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड। अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपने क्या किया, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो और बता दो कि ये क्या है, ऑडिटेड है, तो ध्यान रखना उस केस में आपको उसके साथ जो ऑडिट रिपोर्ट है ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी आपको देनी पड़ेगी। क्लियर? बड़ा सिंपल सा है। एंड लास्ट में क्या है, एग्री फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस। ये अपन कब से अपन इसी चीज की बातें किए जा रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, इफ क्राइटेरिया अप्लाइड इज अनएक्सेप्टेबल फॉलो सेम गाइडेंस दैट वी डिस्कस्ड इन एसे 800 एज पर एसे 210। क्लियर? अब अपन जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेचर ऑफ प्रोसीजर। ये अभी अपने जो सर्कमस्टेंस देखे थे ना, अब अपन क्या करने वाले हैं, उसी चीज को एक बार वापस से चेक करने वाले हैं। देखिए क्या बोला है, सबसे पहले अपन जो चेक करेंगे, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज देयर समराइज्ड नेचर एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। फिर क्या बोल रहा है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट अकम्पेनिड बाय द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवैल्यूएट वेदर दे डिस्क्राइब क्लियरली फ्रॉम होम और वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल और रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। अगर लॉ एंड रेगुलेशन क्या कर रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा है तो ऑडिटर क्या करेगा, उस चीज को भी चेक करेगा, देखेगा क्या उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है या नहीं दिया गया है। फिर क्या बोल रहा है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया, कंपेयर एंड रिकैलकुलेट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर चेक करे क्या ये उसकी फेयर समरी है या नहीं, ऑडिटर यहाँ पे चेक करता है क्या उसकी फेयर समरी है या नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, प्रिपेयर एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, क्या उसको अप्लाइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं या नहीं बने हैं। एंड लास्ट वन, कंटेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एप्रोप्रिएट एग्रीगेशन सो एज नॉट टू बी मिसलीडिंग, राइट। मैनेजमेंट को इतने इनफ डिस्क्लोजर देने होते हैं कि ध्यान रखना, ओके ऑफ कोर्स ये समरी नेचर है, पर ध्यान रखना ये मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उसके मैनेजमेंट को काफी बार एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगर इफ नॉट अकम्पेन्ड देन शुड बी अवेलेबल विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। अब ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा कि है ना इजी प्रोसेस है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि क्लियरली डिस्क्राइब फ्रॉम वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल और वेदर दे आर ऑन द पब्लिक रिकॉर्ड और एस्टैब्लिश्ड मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस टू ऑब्टेन रेडी एक्सेस टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। अब देखिए फॉर्म ऑफ ओपिनियन, यहाँ पे फॉर्म ऑफ ओपिनियन थोड़ा सा अलग होता है। देखिए इन केस ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, इस तरीके से ऑडिटर क्या करता है, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। फिर ध्यान रखना आगे क्या बोल रहा है, अगर लॉ एंड रेगुलेशन ध्यान रखना वर्डिंग्स ऑफ ओपिनियन बताता है, जो ध्यान रखना क्या होता है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ एसे, तो ध्यान रखना आपको एसे 210 की रिक्वायरमेंट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा। क्लियर? अब अपन बात करते हैं कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे अपन सारी चीजें कवर नहीं करें, जैसे कि टाइटल, एड्रेस, ओपिनियन, यहाँ पे सारी चीजें अपन कवर नहीं करें, कुछ स्पेशल चीजें होती है जो अपन क्या करते हैं यहाँ पे कवर करते हैं। तो देखिए एक ऑडिटर को स्पेसिफिक स्टेटमेंट देना पड़ता है, क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दे डू नॉट contain all the disclosure as given in the audited financial statement। audited financial statement से disclosure होते हैं, ध्यान रखना सारे disclosure यहाँ पे नहीं है। दूसरा, summary financial statement are not substitute for audited financial statement and audit report thereon। ये specific statement ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना पड़ेगा। दूसरा जो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, इसमें कुछ आगे रिक्वायरमेंट आपको और देखने को मिलेगी, बट ये स्टेटमेंट ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली देता है। क्या देता है,
द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन इवेंट आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? फिर ये क्या बोल रहा है, ऑडिटर को एक और स्पेसिफिक चीजें एड्रेस करनी होती है। क्या? रेफरेंस टू ऑडिट रिपोर्ट। पहला तो उसकी डेट एंड द टाइप ऑफ ओपिनियन, और अगर ध्यान रखना ओपिनियन कैसा है, क्वालिफाइड। ओपिनियन कैसा है, क्वालिफाइड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रीजन भी देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रीजन भी देना पड़ेगा। साथ में क्या बोल रहा है, आल्सो गिव रेफरेंस ऑफ एनी ईओएम ओएम मटेरियल अनसर्टेनिटी अदर इंफॉर्मेशन मटेरियली मिस रहेगा। ऐसी कुछ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका भी रेफरेंस आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। अब इस चीज पर भी देखना, इस चीज पे भी आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। क्या बोल रहा है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन अ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड दूसरा क्लाइंट है या फिर अथॉरिटी है, उसने क्या किया है, उसको अप्रूव किया है, मतलब क्या किया है, उसके रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उसके बाद ही आप क्या करोगे, जो ऑडिट रिपोर्ट है ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको क्या करोगे, डेट करोगे। क्लियर? अब जो नेक्स्ट चीज आपको देखने वाले हैं क्या है, अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, राइट। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, तो उस केस में then on audit report on a summary financial statement shall state ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन एडवर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। साथ में आप उसका रीजन बताओगे, बेसिस फॉर ओपिनियन। एंड तीसरा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट इज इनएप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। इट इज इनएप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ये आपका करोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताओगे क्या है, अगर एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। अब जो नेक्स्ट चीज अपन को देखने वाले हैं, देखिए क्या है, जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो मैनेजमेंट ने जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, अगर वो मटेरियली नॉट कंसिस्टेंट या फिर नॉट फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मैनेजमेंट डज नॉट मेक अ नेसेसरी चेंजेस। सिंपल सा कैसा, अगर मान लीजिए फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहा, मैनेजमेंट उसको क्या कर रहा है, करेक्ट नहीं कर रहा है, इवन आफ्टर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे सिंपल सा कैसे ऑडिट क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। ऑडिट क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। फिर ध्यान रखना, अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हैं, ऑफ द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ध्यान रखना आपको ऐसे 800 की रिक्वायरमेंट से भी कंप्लाई करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली आपको जो रिस्ट्रिक्शन क्लॉज वगैरह है, आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कंपेरेटिव के रिगार्डिंग कुछ नहीं है, आपको ऐसे 710 की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना होता है। साथ में ध्यान रखना, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर समझना कंपेरेटिव दिए हुए हैं और अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरेटिव नहीं दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट वगैरह क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, अगर सप्लीमेंट्री अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी गई है विद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको उसमें ऐसे 700 की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना होगा। अगर अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है विद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अगेन आपको ऐसे 720 की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड सेकंड लास्ट चीज अपन देखने वाले हैं क्या है, ऑडिटर्स एसोसिएशन, राइट। सिंपल सा कैसे, अपन ने स्टार्टिंग में एग्रीमेंट देखा था कि जब भी जहाँ पे भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए जाएंगे किसी भी डॉक्यूमेंट पे और बताया जाएगा वो क्या है, ऑडिटेड है, तो उसके साथ में क्या दिया जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी, ये उसी की बात की जा रही है, एग्रीमेंट एज पर ऐसे 210। ये चीज अपन ऐसे 210 के अकॉर्डिंग जो अपन एग्रीमेंट करते हैं तभी अपन क्या करते हैं, इन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। यहाँ पे ऑडिटर क्या बोल रहा है, अगर एंटिटी क्या कर रही है, स्टेट कर रही है दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट डज नॉट प्लान टू इंक्लूड अ रिलेटेड ऑडिटर रिपोर्ट, ask management to include, if management include no problem, if management not include take appropriate action, राइट। पहला वाला केस क्या है, आपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करी है, बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैनेजमेंट क्या कर रहा है, किसी डॉक्यूमेंट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल रहा है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल रहा है और बता रहा है कि ऑडिटेड है, बता रहा है कि ऑडिटेड है, पर वहां पे ऑडिट रिपोर्ट नहीं डाल रहा है, वहां पे ऑडिट रिपोर्ट नहीं डाल रहा है, तो आप मैनेजमेंट को बोलेंगे, राइट। आप क्या करोगे, मैनेजमेंट को बोलेंगे कि आप क्या करिए, ऑडिट रिपोर्ट इसमें इंक्लूड करिए। अगर वो करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो ऑडिट क्या करेगा, वहां पे एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, मतलब मैनेजमेंट को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम टेकिंग सच एक्शन, राइट। दूसरा केस क्या है, ऑडिटर ने क्या किया है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करी है बट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिटर नहीं करी है। उस केस से अपन वो वाला केस अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, एंटिटी प्लान टू मेक अ स्टेटमेंट दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। एंटिटी क्या करी है, ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रही है, तो उस केस में ऑडिटर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। उस केस में ऑडिटर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। पहला तो रेफरेंस ऑफ ऑडिटर इज मेड इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। पहला तो ऑडिटर का रेफरेंस उसके उस पर्सपेक्टिव से दिया जा रहा है। दूसरा, डज नॉट गिव इंप्रेशन दैट ऑडिटर रिपोर्टेड ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। ऐसा इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए कि ऑडिटर क्या कर रहा है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या करेगा, ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा कि आप क्या करिए, अपना स्टेटमेंट चेंज करिए, राइट। ये जो इंप्रेशन पड़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ऑडिटर ने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी ना क्या करिए, अपनी रिपोर्ट दी है, राइट। ये जो इंप्रेशन पड़ रहा है, आप क्या करिए, इस स्टेटमेंट को आपको चेंज करिए, ये इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, या तो आप ऑडिटर का रेफरेंस मत दीजिए, डू नॉट रेफर टू रेफरेंस ऑफ ऑडिटर, राइट। आप क्या करिए, ऑडिटर का रेफरेंस मत दीजिए, या फिर आप क्या करिए, हमको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने का क्या करिए, एंगेजमेंट दे दीजिए और हम ऑडिट करेंगे। उसके बाद आप क्या करिए, हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी इसमें इंक्लूड करिए, राइट। आप क्या करिए, हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी इसमें इंक्लूड करिए। तीन अल्टरनेटिव दिए हैं, तीन अल्टरनेटिव दिए। इफ एनी ऑफ द अल्टरनेटिव नॉट पॉसिबल, एडवाइज मैनेजमेंट ऑडिटर डिसएग्रीज एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, राइट। बड़ा सिंपल सा केस है। एंड लास्ट वन कौन सा है,
टाइमिंग ऑफ वर्क एंड सबसिक्वेंट इवेंट। कौन सा है? टाइमिंग ऑफ वर्क एंड सबसिक्वेंट इवेंट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार फिर से उसका रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेल्फ स्टेटमेंट इवेंट ऑकर्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट कंसीडर। जो भी इवेंट हमारे डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो भी इवेंट हुए हैं उनको कंसीडर नहीं किया गया, राइट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको रिफ्लेक्ट नहीं करते। क्लियर। दूसरा, इन केस ऑडिटर बिकम अवेयर ऑफ एनी सबसिक्वेंट इवेंट requiring adjustment in the audited financial statement, then first comply with the requirement of SA 560 and not to issue audit report on summary financial statement until compliance with the requirement of SA 560। देखिए SA 560 की तीसरी रिक्वायरमेंट थी, राइट। आपको डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद में ध्यान रखना, आपको कैसे इवेंट वगैरह पता चलता है। अगर आपको पहले पता होता तो आप अपनी क्या करते, ऑडिट रिपोर्ट को क्या करते, मॉडिफाई वगैरह करते। अगर वैसा इवेंट वगैरह है तो आप क्या करोगे, पहले ऐसे 560 की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करोगे, उसके बाद ध्यान रखना आप अपनी क्या करोगे, समरी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट पे जो ऑडिट रिपोर्ट है आप क्या करोगे, इसको इश्यू वगैरह करोगे। क्लियर। फिर ये ऑडिटर का स्कोप बता रहा है। क्या बता रहा है? ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एडिशनल ऑडिट एविडेंस फॉर इवेंट ऑकर्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो इसी के साथ अपना चैप्टर 8 होता है कंप्लीट। थैंक यू, राधे राधे।